हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं हमारी क्लास फिजिक्स की। और आज के पोर्शन में, आज की क्लास में हम बातें करेंगे एमसीक्यूज पर। और एमसीक्यू होगा साउंड का, ध्वनि। तो ध्वनि या साउंड हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, और उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं और चलते हैं एमसीक्यू पर। तो हमने नया सेगमेंट स्टार्ट किया है एमसीक्यू का, तो उस पर हम बातें करेंगे। चलिए, तो आज साउंड का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अनुप्रस्थ तरंगे जैसी होती है, या ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंगे जैसी होती है, ऑप्शन सी अप्रगामी तरंगे की तरह, या विद्युत चुंबकीय की तरह। तो आपको आंसर देना है। चलिए, तो इसका अगर सॉल्यूशन हम देखें, हम बातें करेंगे इसका एमसीक्यू सॉल्यूशन। या आंसर जो भी है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था, तरंग, तरंग या वेव्स, तरंग या वेव्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, और दूसरा मैंने कहा था, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे जिसमें एक माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, और इनके दो प्रकार थे। यांत्रिक तरंगे जिसको मैकेनिकल वेव्स कहा गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इसमें दो यांत्रिक तरंगे के दो प्रकार होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, और अनुदैर्घ्य तरंगे किस प्रकार, अनुदैर्घ्य तरंगे के एग्जाम्पल हमने देखे थे। तो अनुदैर्घ्य तरंगे एग्जाम्पल जो ध्वनि है, ठीक है, जो साउंड है, जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो किस प्रकार की तरंगे थी भाई, अनुदैर्घ्य तरंगे थी। अनुप्रस्थ तरंगे लाइट तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे थे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत सारे थे, गामा किरणें, एक्स किरणें वगैरह वगैरह, यू वाई किरणें, इसको हमने कहा था बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर जैसे इस स्टेटमेंट के द्वारा अगर फर्स्ट का आंसर देखें तो वो किस प्रकार के तरंगे होंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। किस प्रकार के? अनुदैर्घ्य तरंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक।
तो मैंने जो तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों की 3 प्रकार मैंने बताए थे। अगर आप देखें सेकंड का अगर आंसर देखें तो ध्वनि तरंगों के मैंने क्या बताए थे भाई साहब, 3 प्रकार। ध्वनि तरंगों के प्रकार बताए थे। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने कहा था एक तो होता है अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, और तीसरा होता है पराश्रव्य तरंगे। क्या है? पराश्रव्य तरंगे। और जिसमें मैंने कहा था अगर इस तरंगे की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से यदि कम होती है तब हम उसे उस तरंगे को क्या कहते थे? अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। श्रव्य तरंगे जब इसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तब हम इसे क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे। यदि 20,000 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी यदि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है, तब इसको हमने क्या कहा था? पराश्रव्य तरंगे। तो आपसे पूछा क्या गया है भाई? आपसे पूछा क्या गया है कि अश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये किसके अंतर्गत आएगा? 20,000 हर्ट्ज जो है कि जो है कम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से भी कम। चलिए ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन, बातें करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इसी प्रकार का जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव होती है 1,000 से 10,000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, 1,000 से 10,000 हर्ट्ज आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगे, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगे, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे। तो पहली बात तो तरंगे की बातें मैं बता चुका हूं। तरंगे जो ध्वनि तरंगे वो किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, ये आप जानते हैं। तो ये तो दो चीज यहाँ पर कट गया, ये अनुप्रस्थ वाले, दोनों अनुप्रस्थ वाले ऐसे ही क्या हो गया है, ठीक है, इनमें आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब आएगा तो अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य वाले आएगा, क्योंकि साउंड की बातें करें तो साउंड अनुदैर्घ्य तरंगे है। इसमें लिखा है 1,000 से लेकर 10,000 और यहाँ 20,000 से अधिक। तो मैंने यहाँ पर बताया ही था, ठीक है, सॉल्यूशन दिया था, आप देख सकते हैं ये है। तो ये थर्ड नंबर की क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, थर्ड नंबर के क्वेश्चन जो 20,000 से अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, जहां पर आपको 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, क्लियर है बातें? तो जो चीज हमने पढ़े हैं, जो चीज जो है हुआ है क्लास में, लेक्चर में, वही चीज यहाँ सॉल्व करेंगे। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो नहीं पढ़ाया हो, ठीक है, दो चार क्वेश्चन जो एकदम कुछ कुछ चीजें छूट गया होगा, उसमें से देखने को मिलेगा, तो वो भी आप देखेंगे। लेकिन फिलहाल जितने हैं 95% आपके पढ़ाए हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, ऑप्शन ए सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, या इनमें से कोई भी। तो परश्रव्य तरंगे के बारे में मैंने बताया था। परश्रव्य तरंगे, देखिए, मनुष्य कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच तक मनुष्य को जो है वो सुनाई देता है। लेकिन 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य नहीं सुन सकते। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो इसी में छुपा होगा, नहीं सुनी जा सकती।
ठीक है, ये आप जानते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लेक्चर जाके देख सकते हैं मेरा। चलिए, तो 4 नंबर की बातें हो गई, हमने 4 नंबर की बातें कर ली, 5 नंबर की बातें करते हैं 5th नंबर में। चलिए, उसी से संबंधित पराश्रव्य तरंगी से संबंधित क्वेश्चन है, जहां पर क्या पूछा गया है कि पराश्रव्य तरंगी, ठीक है, पराश्रव्य तरंगी को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ठीक है, ऑप्शन ए है न्यूटन साहब ने, गाल्टन साहब ने, हर्ट्ज साहब ने, या फैराडे ने। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गाल्टन। गाल्टन साहब ने सबसे पहले इस पराश्रव्य तरंगों को सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन, चलिए 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिखाई दे रहा होगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ और श्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ श्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में दिखाई, ठीक है, अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? देखिए, ये तो पहली बात, तो अपश्रव्य तरंगे आएंगे नहीं, क्योंकि अपश्रव्य तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अपश्रव्य और श्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? वैसे तरंगे जो हम मनुष्य को सुनाई नहीं देते, और जो जो भूकंप वगैरह आते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उनमें जो दरारें वगैरह आते हैं, तो वहां पर आपको जो ज्वालामुखी भूकंप, ठीक है, उस समय की जो है तरंगे को हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, जो मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकती। ठीक है, श्रव्य तरंगे ऐसे तरंगे जो मनुष्य हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, ठीक है, बकरी है, इन सबकी जो है तरंगियों को हम क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हुआ, तो याद रखिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पर श्रव्य तरंगे क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए 7वें नंबर, वहीं पर कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, या सबसोनिक वेव। तो अभी जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनमें से अल्ट्रासोनिक वेव भी पढ़ रहे हैं, तो यही है आंसर। ये है, क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है कीड़ों और हानि पहुंचाने तत्वों को घर से भगाने के लिए। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ठीक है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे क्या जल में नहीं चल सकती, वायु में, लोहे में, या निर्वात में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप स्वयं क्या है बता देंगे। चलिए, मैंने क्या कहा? ऑप्शन जो है आंसर एक क्या है? ध्वनि। ध्वनि की बात करें तो मैंने क्या कहा? ध्वनि, ठीक है, ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगी, ये आप जानते हैं। ठीक है, क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगी। और ध्वनि क्या होता है? ये ध्वनि के लिए क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, या बोल सकते हैं मीडियम की आवश्यकता होती है। माध्यम या मीडियम की आवश्यकता होती है। जब भी तरंगे की हम बात करें, तो हमने कहा था कि जो यांत्रिक तरंगे होती है, ठीक है, ध्वनि एक प्रकार का क्या है? यांत्रिक तरंगे। और जो यांत्रिक तरंगों की दो पार्ट थे, एक अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य तरंगे के पार्ट है ये ध्वनि तरंगे, और ध्वनि तरंगे को माध्यम की जरूरत होगी।
तो माध्यम की जरूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें वो चल ध्वनि तरंग किसमें चल नहीं सकती। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे जल में चल सकती है क्या? जाहिर सी बात है, माध्यम मिल गए। ठीक है, जल में आप क्या है किसी को, ठीक है, देखिए बच्चे होते हैं तालाब वालाब नहाते हैं तो थोड़ा बात करते हैं तो वो सुनाई देता है। जल में आप डूबे रहेंगे, पानी में डूबे रहेंगे, तालाब में, ठीक है, अगर सामने वाला, ठीक है, जो जल के ऊपर है या पानी के ऊपर है, तालाब के ऊपर है, वो अगर कुछ बात करता है तो थोड़ा बहुत सुनाई देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ध्वनि तरंगे जल में भी चल सकती है और वायु में तो चलती है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो वायुमंडल है तो वायु है तो वो में चलती है। और हमने कहा भी था कि लोहे में भी जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है ध्वनि तरंगों, ठीक है, ध्वनि तरंगों का जो है गमन जो है ठोस में अधिक, फिर द्रव में, फिर गैस में, इस प्रकार। तो लोहे में भी है तो माध्यम मिल गया। जब भी माध्यम की बात आएगी तो माध्यम मिल गया ध्वनि तरंगों के लिए। लेकिन निर्वात की बात आती है तो भाई साहब निर्वात जो है जिसमें माध्यम ही मिलता, ठीक है, निर्वात क्या है जिसमें माध्यम की अवस्था, माध्यम ही नहीं रहता। अगर इसकी बात करें, वर्ड आया है निर्वात। ठीक है, निर्वात मतलब इसमें पूरी तरह से खाली जगह है एकदम। ठीक है, खाली जगह है। जैसे कि जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष है वो एक प्रकार का निर्वात है जिसमें वायुमंडल नहीं होते। ठीक है, जिसमें वायुमंडल नहीं होते। जब वायुमंडल नहीं है तो पूरी तरह से एक निर्वात है जहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, निर्वात मतलब एक खोखला, जैसे हम बोल देंगे पूरी तरह से पैक्ड है। ठीक है, निर्वात कहने का मतलब क्या है, ये पूरी तरह से क्या है, पैक्ड है। जैसे मान के चल बल्ब है हमारा, हमारा क्या है, बल्ब है। ठीक है, तो बल्ब है यहाँ पर अंदर जो है बल्ब है, इसके अंदर क्या है, निर्वात भरा है। क्या है, निर्वात है। तो ना हवा कुछ भी नहीं है, हवा की मात्रा ही नहीं है। ठीक है, हवा की मात्रा ही नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो कहने का मतलब वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है कि गमन करने के लिए। और ध्वनि को क्या चाहिए भाई साहब, ध्वनि को चाहिए माध्यम चाहिए, लेकिन यहाँ पर माध्यम ही नहीं है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा क्या होगा, निर्वात। इसमें निर्वात में ये क्या नहीं कर सकती, गमन नहीं कर सकती। तो जाहिर सी बात है ध्वनि को इसकी जरूरत है माध्यम की, मीडियम की, और माध्यम नहीं मिलेगा तो वो चल नहीं सकती। ये चीज और याद रखिए। ठीक है, क्या बोलने वाला था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान से निकल गया। ठीक है, इसका आंसर याद रखिए। कुछ और बताने वाला था एक्स्ट्रा मैं कुछ चीजें, लेकिन ध्यान से निकल गया। चल जब याद आ गया तो बता दूंगा। हाँ ठीक है, मैंने क्या कहा, ऑप्शन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे, ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्सैलिक एसिड, अश्रव्य तरंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। ठीक है, तो विमानों की बात आएगी, ठीक है, शिप की बात आएगी, जहाजों की बात आएगी, ठीक है, उड़ते पंछियों की बात आएगी। तो ये सारी तरंगे, ठीक है, ये सारी किसके अंतर्गत आएगी, परस्रव्य तरंगे के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप मेरे लेक्चर जाके देख सकते हैं। चलिए, श्रव परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति होती है। ठीक है, श्रव परिसर कहने का मतलब जो हम क्या कर सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं। श्रव परिसर मतलब श्रव तीन प्रकार के होते हैं, अपश्रव्य, श्रव और परश्रव्य। श्रव मतलब हमारे द्वारा सुन जा सकता है। तो श्रव परिसर में ध्वनि की आवृत्ति तो मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकंड ही क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आप देख सकते हैं श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, जो मनुष्यों को सुनाई देती है। ठीक है, सुन सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर पर। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भाई,
कि किसी वस्तु की गति तथा ध्वनि की अनुपात को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मैक संख्या या मैक नंबर, तरंग संख्या या वेव नंबर, सी है आवृत्ति संख्या या फ्रीक्वेंसी नंबर, ऑप्शन डी है निम्न से कोई भी नहीं। चलिए, तो मैंने बताया था, ठीक है, मैंने कहा था अगर हम 11वें नंबर पर जाएं तो मैंने कहा था जो मैक संख्या होती है, मैक संख्या या मैक नंबर होती है, तो मैक संख्या बराबर वस्तु की गति, किसी ऑब्जेक्ट की गति, वस्तु की गति बटे, ठीक है, वस्तु की गति बटे क्या है? उस ध्वनि की गति, क्या है? ध्वनि की गति, ठीक है, वस्तु की गति बटे ध्वनि की गति। अगर इसमें मैंने कंडीशन भी दिया था भाई, कंडीशन भी मैंने कहा था यदि इसमें इसमें अगर वस्तु की गति ध्वनि की गति से क्या होता है, ठीक है, अगर इसकी मैक संख्या अगर हम करें तो मैक संख्या एम से इसको डिनोट कर देते हैं, मैं अभी एम से डिनोट कर देता हूं। जो मैक संख्या है, जो मैक संख्या है वो क्या है? एक से क्या हो, ठीक है, एक से बड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सबसोनिक कहा जाता है, सबसोनिक वेव कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सबसोनिक। अगर एम जो है बराबर है एक से तो हम क्या कहते हैं? इसको ट्रांससोनिक, ट्रांससोनिक कहते हैं। और ये एम जो है बड़ा होगा किससे? किससे भाई साहब? किससे? ये एक से, किससे होगा? एक से। चलिए, बड़ा होगा एक से तब उसे कहते हैं सुपरसोनिक, सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। जब एक से बड़ा होगा तो सुपरसोनिक, एक से कम होगा तो सबसोनिक और बराबर होगा तो ट्रांससोनिक कहते हैं। ये हमने जो पढ़े हैं इसकी कंडीशन, ठीक है, मैक संख्या। तो वही क्या क्या बोलना चाह रहा है कि किसी वस्तु की गति तथा ध्वनि के अनुपात को हमने क्या कहा था? तो जाहिर सी बात है इसके अनुपात को हमने क्या नाम दिया था? मैक संख्या, ठीक है, मैक नंबर या मैक संख्या। तो आप लेक्चर मेरा जाके देख सकते हैं, आपको पूरा पता चल जाएगा वहां पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। तो पहली बात तो ये मैं बता देना चाहता हूं कि ध्वनि की चाल जो है, अगर 12वें नंबर की मैं बात करूं, 12वें नंबर की बात, तो ध्वनि की चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल हमेशा आप देखते हैं, मैंने बताया कि ठोस में आपको देखने को मिलेगा, द्रव में देखने को मिलेगा, गैस में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ठोस में इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है, द्रव में, फिर गैस में, ठीक है। तो ठोस है, ठोस में अधिक, फिर आपका द्रव, फिर आपका गैस। ये आप पढ़े हैं, ये आप जानते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर देखिए, और इसके लिए ध्वनि की चाल, ध्वनि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये मैंने कहा था माध्यम जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहली बात तो ये निर्वात वाला जो है यहाँ पर हट जाएगा, क्योंकि निर्वात में तो गमन करेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, ठीक है। एक तो वायु हो गया, जल हो गया, इस्पात हो गया। और वायु की बात करें, ठीक है, तो वायु तो एक, वायु की बात करें तो एक प्रकार के गैसें हैं, वायु में क्या है? गैस है भाई साहब, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो ये क्या है? ये गैस है। जल की बात करें तो जल तो एक द्रव है, ठीक है, जल क्या है? द्रव है। और इस्पात क्या है? लोहा क्या है? इस्पात क्या है? इस्पात एक ठोस है। तो मैंने क्या कहा है कि जो ध्वनि की चाल होती है ठोस में अधिक, फिर द्रव, फिर गैस, तो इसका जो आंसर होगा आप दे सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इस्पात में, क्योंकि ठोस में क्या है? अधिक होती है, ठीक है।
तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ चलिए, क्या बोलना चाह रहा है, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है कि बादल ध्वनि तरंगों को रोक देती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, गर्जन बाद में उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। ठीक है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। चलिए ठीक है, तो अगर बादलों में अगर बिजली चमक रहा है तो आप देखते हैं, नजारा देखते हैं। ठीक है, तो बिजली चमकता है तो वो दिखाई देता है पहले कि भाई साहब बिजली चमक रहा है। ठीक है, और कुछ सेकंड बाद, कुछ समय बाद, ठीक है, उसकी गर्जना हमें सुनाई देती है। आपने ये अनुभव किया होगा। ठीक है, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि भाई साहब बिजली चमक रही तो पहले लाइट जलेगा। ठीक है, फट से क्या होगा, लाइट जलेगा। मतलब बादलों में एक जो है प्रकाश, बिजली चमकेगी तो लाइट एक प्रकार का है। ठीक है, तो लाइट जलेगा, प्रकाश जलेगा, बिजली चमकती है तो, और वहां से फिर कुछ देर बाद वो गर्जना हमें सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण है, देखिए, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रकाश की चाल जो है अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल अधिक होती है तो हमारे कानों तक, हम तक वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है, हम तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। लेकिन जब गर्जना की बात करें, गर्जना एक प्रकार का साउंड है। ठीक है, तो वो जो साउंड हमें सब सुनाई देती है, उसके बाद प्रकाश की चाल अधिक होती है तो पहले पहुंच जाती है। तो पहले पहुंच जाती है तो वो हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद वो हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो क्योंकि उसकी चाल जो है वो कम होती है। यहाँ पर ये चीजें सही है, ऑप्शन सी क्या है, ये स्टेटमेंट सही। मैंने क्या कहा, प्रकाश निर्वात में चल सकती है परंतु ध्वनि नहीं। स्टेटमेंट तो सही, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही नहीं है। ये स्टेटमेंट हालांकि सही है लेकिन सुटेबल आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये याद रख, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, जिसके कारण से हमें क्या होता है, सुनाई देता है बाद में। ठीक है, चलिए नंबर 14 क्या बोल रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है भाई साहब? ऑप्शन ए 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 220 मीटर पर सेकेंड, ये पर सेकेंड है। ठीक है, क्या है, पर सेकेंड। 110 मीटर पर सेकेंड या 232 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसको हालांकि शायद नहीं बताया था मैं आपको उस समय बताना। ठीक है, शायद बताया था, ध्यान से निकल गया, जो भी है। तो ये याद रखिए, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। जैसे प्रकाश में ही चाल, प्रकाश में हम बात करते हैं, प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है, तो आप जानते हैं 3 × 10⁻⁻11 मीटर प्रति सेकेंड, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ध्वनि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होगा ठोस में, द्रव में, गैस में या पारा में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, जैसे कि मैंने बताया ठोस में अधिक होता है, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में, तो इसका आंसर क्या होगा, गैस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान, ऑप्शन ए है तापमान के बढ़ने से
घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं होता और फिर तापमान के घटने से घटता है। तो 16 का आंसर दीजिए। ठीक है, वायु का वेग क्या होता है भाई साहब? देखिए, मैंने क्या कहा था, जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर होता है वो वायु के वेग के क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने पढ़ाया था। ठीक है, टेम्परेचर होता है वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, मैंने क्या कहा था, जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब टेम्परेचर घटेगा, जब टेम्परेचर घटेगा तो वो घटेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, सॉरी वेलोसिटी लाइट बोल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी घटेगा। तो इस प्रकार की चीजें मैंने बताया था। तो याद रखिए, जब तापमान घट रहा है तो आपका वायु में ध्वनि का जो वेग है वो भी क्या होगा, घटेगा। तो हमने पढ़े थे ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारकों में। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, पराश्रव्य क्या लिखा है, पराध्वनिक विमान। ठीक है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम, ध्वनि की चाल से अधिक, या प्रकाश की चाल से। ठीक है, तो ये, ठीक है, ध्वनि की चाल से अधिक, पराध्वनिक विमान ध्वनि की चाल से क्या है, अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एक एवं उसी परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। तो अभी जस्ट हमने देखे थे, इसके पहले हमने ये एक्सप्लेनेशन किया था, एक्सप्लेन किया था। कौन सा, मैक नंबर। मैक नंबर क्या है, वस्तु की ध्वनि और जो है, सॉरी, वस्तु की गति, वस्तु की गति और ध्वनि की गति के अनुपात को हमने क्या कहा था, मैक नंबर। तो वही कहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या पूछा गया है, वही सेम क्वेश्चन उस दोहराया गया है, जो है घुमा फिरा कर, कि वह वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो हमने क्या नाम दिया था भाई इसको, मैक संख्या या मैक नंबर। तो ये हम जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं, तो यही है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ठीक है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ठीक है, किसके, ध्वनि के वेग के संबंध में, जलयान के वेग के संबंध में, वायुयान के वेग के संबंध, अंतरिक्ष यान के वेग के संबंध। याद रखें, वायुयान, ठीक है, ये जो वेग के संबंध में हम जब बात करें तो ठीक है, ये किसके संबंध है, कि वायुयान, वायुयान। ठीक है, जो वायुयान है उनकी, उनसे संबंध किने, कि इसकी वस्तु का वेग और ध्वनि का वेग। ठीक है, मान के चलिए जो जहाज है, ठीक है, जो जहाज है, इस जहाज अगर ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर जो है बादलों में उड़ रहे हैं, तो उसका वस्तु की गति, ठीक है, और इसमें उत्पन्न जो साउंड की गति के अनुपात को ही हमने मैक नंबर माना। ठीक है, इस जो किससे संबंधित है, वायुयान से संबंधित है। तो ये चीजें क्या करिए, याद रखिए। ठीक है, ये चीजें क्या करिए, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल क्या है, डेसिबल, डीबी है वाद्य यंत्र, वाद्य स्वर, ध्वनि स्तर की मापने की इकाई है, या शोर के तरंग दैर्ध्य। तो हम सदैव जानते हैं, हम जानते हैं कि डीबी को किससे मापा, सॉरी, ध्वनि को, ध्वनि की मापन क्या है, डीबी है डेसिबल।
ठीक है, हमने बात किया इतने इतना डेसिबल का खतरनाक होता है, इतने इतना डेसिबल जो है आपके लिए लाभदायक होता है। WHO ने कितने डेसिबल की जो है मानक को अच्छा माना है। ठीक है, तो ये हम बातें कर चुके हैं। इसका और मात्रक होता है बेल, तो ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ध्वनि की मात्रक क्या है, जो हम मापने की क्या क्या है, डेसिबल है या डीबी है। और उसी से आधारित एक क्वेश्चन और है, पूछा गया है कि साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 20 से 30 डीबी डेसिबल, 30 से 40 डीबी, 50 से 60 डीबी या 90 से 100 डीबी। तो इसके बारे में याद रखिए, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यही एग्जैक्टली मैंने बताया था साधारण बातचीत करने के लिए 30 से ज्यादा जो है 40 डीबी। हम जो फुसफुसाते हैं ना, जो खासकर ये फुसफुसाने वाली बात, जो महिलाएं जो है एकदम 4 महिलाएं बैठ जाएंगी, फिर जो चुगली करती हैं, फुसफुसाते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा, जो फुसफुसाने वाली बात होती है वो जो है 20 डेसिबल्स के आसपास होता है, 20 से 25-30 डेसिबल के बीच। ठीक है, एकदम नॉर्मल। ठीक है, और जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं वो 30 से 40 डेसिबल के मध्य। लेकिन हम कुछ ज्यादा आवाज में बात करते हैं, ठीक है, जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं पर, तो वो हम बात करते हैं, तो वो कितनी डेसिबल की होती है, 50 से 60 डेसिबल। और जो जनरेटर हो गया, जो मशीन हो गया, जो डीजे की आवाज हो गया, जो लाउड स्पीकर की आवाज हो गया, वो लगभग इस डेसिबल के अंतर्गत होता है, 90 से 100, 120 भी चला जाता है। जेट विमान वगैरह का जो डेसिबल है, ठीक है, जेट विमान है, कारखानों का वगैरह है, ठीक है, उसका जो आवाज का जो डेसिबल है वो 120 के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो साधारण बातचीत के लिए पूछा गया है, उसकी जो तीव्रता कितनी होगी, 30 से 40 डेसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर 22 ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि हमें मोटी या पतली सुनाई देती है? तो तीव्रता, ध्वनि का क्या तीव्रता के कारण, ऑप्शन बी ध्वनि की तारत्व के कारण, ऑप्शन सी ध्वनि की गुणता या क्वालिटी के कारण, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम तीव्रता भी पढ़े, ध्वनि देखिए, ध्वनि के हमने प्रॉपर्टीज पढ़े, गुण पढ़े, जिसमें प्रबलता भी पढ़े। एक पढ़े हमने क्या है, प्रबलता, जिसे कहा था लाउडनेस। एक हमने क्या पढ़े, तारत्व पढ़े, पिच। दूसरा तीसरा पढ़े गुणता, और चौथा पढ़े तीव्रता, इंटेंसिटी। तो ये चार हमने देखे थे, और चारों में हमने क्या बताया था, किस किस कंडीशन में क्या क्या चीज होती है, ये पढ़ चुके हैं। तो ध्वनि के लक्षण जो दिखे, पतला और मोटा सुनाई देने का कारण क्या है, इसका कारण है पिच। इसका कारण है भाई साहब पिच। तो पिच के बारे में हम जानते हैं, अगर 22 नंबर की बातें करें, सॉरी, तो पिच जो है इसकी क्या होती है, जो है जिसकी पिच हाई होती है, पिच जो है जब हाई होती है, तो इसका मतलब क्या है, जो है सुनाई देती है पतला, पतला। और खासकर मैंने कहा था, एग्जांपल दिया था लड़कियों का, कहने का मतलब गर्ल्स का। गर्ल्स का पिच हाई होगा तो ये पतला होगा, और ये दूर तक जाएगी, इसके बाद दूर तक जाएगी। लेकिन अगर जिसका पिच अगर लो होगा तो ये मोटा होगा, और मोटा होता है किसका, वॉइस लोग का। ठीक है, और ये गूंजेगी, आवाज दूर तक तो जाएगी नहीं, लेकिन गूंजेगी। ये मैंने कहा था, बताया था कि आप एक हॉल में जाइए, ठीक है, जोर से चिल्लाइए एकदम, तो लड़कियों की आवाज उतनी नहीं गूंजेगी, ठीक है, जितनी बॉयज की या गर्ल्स की, सॉरी, या ठीक है लड़कों की। ठीक है, तो ये हालांकि ये लड़कियों की आवाज पतले होने के कारण दूर जाएगी, लेकिन बॉयज के कारण, मोटे होने के कारण गूंजती है। और ये किसकी वजह से होता है, पिच की तरह होता है, पिच की वजह से। ठीक है, चलिए, और इसी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
इसके फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी जिसका हाई होगा इसका मतलब वो दूर तक जाएगी और पतला भी होगा। तो ये हम बात किए हैं, पढ़े हैं, ये आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं भाई, तारत्व या पिच। चलिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, तारत्व कम होता है। ऑप्शन डी, तारत्व अधिक होता है। तो जस्ट अभी देखिए, अभी जस्ट इसके पहले तो यही बात की है ना, इसके पहले तो यही बात की है ना कि क्या होता है, तारत्व अधिक होता है जिसके कारण से पतला होता है, और पतला होने के बाद ये ज्यादा दूर तक जाएगी, तीक्ष्ण होगी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ये होगा, तारत्व या पिच अधिक होता है। ठीक है, पिच को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तारत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पिच को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारत्व। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में यह वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, कहने का मतलब है सुन तो सकता है लेकिन खतरनाक होता है। जिसने कहा सुन नहीं सकता, लेकिन याद रखिए, ठीक है, इसको देना चाहिए था, क्वेश्चन ऐसे लिखना चाहिए था कि सुन सकता है परंतु खतरनाक है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट पूछना चाहिए थे अधिकतम सीमा वह जिसमें मनुष्यों की, ठीक है, खतरनाक कौन सी जो है डेसिबल होती है। तो 50 डेसिबल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 70 डेसिबल, ऑप्शन सी 85 डेसिबल, या ऑप्शन डी 95 डेसिबल। ठीक है, तो आप जानते हैं, ये मैंने बताया था, अगर हम 24 का एक्सप्रेशन की बात करें, 24 का, तो 24 के एक्सप्रेशन में मैंने एक चीज बताई थी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था कि 45 डीबी की आवाज को, 45 डीबी की आवाज को जो है क्या बताया था? अच्छा बताया था। ठीक है, इसको कहा था अच्छा बताया था, उपयोगी बताया था। कहने का मतलब है इसके ऊपर आपको सुनने के लिए, ठीक है, ये खतरनाक हो सकता है, इससे ऊपर आप सुनने के लिए खतरनाक हो सकता है, ये कहा था। ठीक है, ये अच्छा बताया था। और मैंने कहा था कि जब आप एक चीज और, 70 डीबी, 70 डीबी से जो अधिक होगा, ठीक है, या 70 डीबी तक, 70 डीबी की जो आवाज है, ठीक है, वो क्या हो सकता है? खतरनाक होते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये तो नॉर्मल, ये सुन सकते हैं, ठीक है, सभी तो सुन सकते हैं, लेकिन ठीक है, भले उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन खतरनाक होता है थोड़ा बहुत, खासकर बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं 90 डेसिबल के ऊपर, 90 डीबी के ऊपर, तो 90 डीबी के ऊपर एकदम उसको हम बोलते हैं शोर, या फिर एकदम खतरनाक, बहुत तरह से खतरनाक होता है। इससे क्या होता है, आपका मस्तिष्क वगैरह और जो ब्रेन डैमेज या कुछ अन्य मस्तिष्क की बीमारी भी हो जाएगी इससे। ठीक है, तो ये 90 के ऊपर की बातें जो है एकदम शोर कहलाता है, उसको सुनना आपके लिए खतरनाक है। जो डीजे की आवाज है, 80 85 90 डीबी की आवाज होती है, जेट विमान, ठीक है, 90 के ऊपर 120, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं सुनता है। हालांकि हम सुन सकते हैं, लेकिन खतरनाक क्या होता है? 95 डीबी के ऊपर जो है वो खतरनाक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नजदीक आती रेलगाड़ी, ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन क्या दिया है कि नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाती आवाज रेलगाड़ी की जो है यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है किसका? रमण प्रभाव का, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन ए रमन प्रभाव का, ऑप्शन बी जूल थॉमस प्रभाव, ऑप्शन सी क्रॉम्पटन प्रभाव, या ऑप्शन डी डाफलर प्रभाव, या जिसको कहा जाता है डाफलर इफेक्ट। ठीक है, तो हम पढ़े हैं भाई साहब, इनमें से कौन सा प्रभाव अभी पढ़े हैं? ठीक है, इनमें से कौन सा प्रभाव पढ़े हैं? इनमें से हमने अगर बात करें ध्वनि से रिलेटेड, तो डॉपलर इफेक्ट पढ़े,
ठीक है, डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव के बारे में मैं बताया था एग्जाम्पल देकर कि अगर कोई ट्रेन है, ठीक है, अगर कोई क्या है, ट्रेन है, ठीक है, एक तरफ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, एक तरफ क्या है, दो व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और दूसरा बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है, क्या है, ए नाम का व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति। अगर ट्रेन इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है, तो इसको लगेगा कि ट्रेन मेरे तरफ आ रही है। क्या लगेगा कि ट्रेन ए की तरफ जा रही है, ए की तरफ तरफ तो एक ही तरफ जा रही तो आवाज भी उनको जो है प्रॉपर सुनाई देगा, आवाज जा रही है। लेकिन ट्रेन अगर इस तरफ जाती है, ट्रेन अगर इस तरफ जा रही है तो क्या है, ट्रेन बी की तरह जो है आवाज सुनाई देगा, ठीक है, आवाज कहाँ सुनाई देगा, आवाज बी की तरफ। तो ये मैंने कहा था कि एक प्रकार की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, ये आभासी और वास्तविक टाइप की होती है, ठीक है, हमें आभास लगेगा कि हमारे तरफ आ रहा है, ठीक है, या उधर जा रहा है। तो ये चीजें जो घटनाएं हैं, ये जो चीजें हैं वो घटनाएं क्या कहलाता है, डापलर इफेक्ट। तो इसी का आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा भाई साहब, इसका है डापलर प्रभाव या डापलर इफेक्ट। क्या है, देख सकते हैं, डापलर प्रभाव या डापलर इफेक्ट। चलिए, क्लियर है बातें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, कहा गया है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर, ऑप्शन ए, चंद्रमा पर उसके कान काम नहीं कर बंद कर देते हैं, ऑप्शन बी, चंद्रमा और वायुमंडल नहीं होते, ऑप्शन सी, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार की अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्र पर ध्वनि बहुत ही मंद होती है। इसका आंसर आप देंगे, ठीक है, तब तक मैं आता हूँ 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक चाहिए और 2 मिनट के बाद हम, ठीक है, ये 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। तो हाफ क्वेश्चन हुआ है, हाफ क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर उसके बाद आप इसको देखिए, सॉल्व करिए, फिर मैं आता हूँ 2 मिनट बाद, तब बातें करेंगे।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। चलिए इसका आंसर बताइए। चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, क्या होता है, याद रखिए। देखिए मैंने क्या कहा, ध्वनि के लिए क्या चाहिए, माध्यम की जरूरत चाहिए, ठीक है। और माध्यम कहाँ नहीं मिल पाता, चंद्रमा पर, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं। जब वायुमंडल ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पर गमन ही नहीं कर सकता है हमारा ध्वनि, हमारा साउंड गमन ही नहीं कर सकता। तो गमन नहीं करेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, जाहिर सी बात है। और मैंने हमेशा कहा कि ध्वनि का ट्रेवल करेगा तो उसको माध्यम की जरूरत हमेशा पड़ेगी, निर्वात में नहीं काम करेगा ध्वनि, ठीक है, निर्वात में ध्वनि काम नहीं करेगा। तो ये 26 नंबर की बातें थी। चलिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये एक बार और रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता के लिए तो जाहिर सी बात है यही होगा आंसर, तो ये चीज याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि जिसको कहते हैं इको साउंड, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इको साउंड, प्रतिध्वनि, ठीक है। प्रतिध्वनि का कारण है ऑप्शन ए, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल। तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, तो मैंने पढ़ाया था क्या है, प्रतिध्वनि या जिसको कहा जाता है क्या, इको साउंड। तो इको साउंड के बारे में मैंने बताया था, प्रतिध्वनि या जिसे कहा जाता है इको साउंड, इको साउंड। और प्रतिध्वनि इको साउंड के बारे में मैंने क्या कहा था आपसे, कि जो इको साउंड होती है, मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया था, एग्जाम्पल से समझाया था कि आप क्या देख रहे हैं, थिएटर में मूवी देख रहे हैं, क्या कहते हैं, थिएटर में पर्दे पर क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो जब आप मूवी देखते हैं, क्या करते हैं, जब आप मूवी देखते हैं तो आपको साउंड, ठीक है, किस प्रकार की होती है, परावर्तन होती है, ठीक है। साउंड जैसे परावर्तन होगी, और यहाँ पर लगे दीवालों से साउंड क्या होगा, जाएगी परावर्तन होगी, जाएगी परिवर्तन होगी, जाएगी परिवर्तन। हालांकि यहाँ ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगा, हालांकि प्रतिध्वनि क्योंकि यहाँ पर बंद करके रख दिया गया था, ये चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसको आप ऐसे करिए, समझिए, ठीक है। जैसे पहाड़ों पर आप जाते हैं, ठीक है, क्या है, पहाड़ों पर, पहाड़ों पर, पहाड़ों पर आपके बंद कमरे पर, बंद कमरे में, ठीक है, पहाड़ों पर बंद कमरे, अगर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा है और कोई क्या है, पर्वत पहाड़ वगैरह इधर है, और यहाँ से क्या है, इसकी ध्वनि जब ये बोलेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये टकराएंगे और टकरा कर क्या है, इन्हीं को सुनाई देगा, वापस क्या होगा, इन्हीं को सुनाई देगा, ठीक है। तो ये किसके कारण है, परावर्तन हो रहा है, यहाँ पर ध्वनि का क्या हो रहा है, परावर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सी बातें हैं, उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं था, फिर भी से चलिए, ध्वनि का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या कहा गया है कि स्पर्श प्रतिध्वनि, स्पर्श प्रतिध्वनि मतलब स्पर्श, आप अगर इको साउंड सुनना चाहते हैं तो उसके लिए कोई व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, या जो साउंड जहां से जो है प्रोड्यूस हो रहा है, और जो परावर्तक पृष्ठ है, उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये मैंने बताया था, कितनी होनी चाहिए भाई, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। ये मोटर लिखा है, मीटर है भाई साहब, ये क्या है, मोटर लिखा है, ये क्या है, मीटर है ना, ठीक है, क्या है, मीटर है। तो कितनी होनी चाहिए, 16.5 मीटर या फिर 17 मीटर के आसपास होनी चाहिए, तब आपको क्या होगा, प्रॉपर सुनाई देगा, ठीक है। और मैंने कहा था 0.1 सेकेंड तक ही हमारे जो है कान है,
उस चीजों को कैच करके दूसरा जो ध्वनि सुन सकता है। और उसके बीच अगर कोई दूसरा ध्वनि सुनाई देता है 0.1 सेकंड के बीच कोई दूसरा ध्वनि सुनाई देता है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है उस चीज को जो है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, डिफरेंट नहीं कर पाता कि किसकी आवाज है, किस प्रकार की आवाज है और कौन 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 बोल रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो वो देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का जो परावर्तन, डाफलर इफेक्ट या फिर रमन प्रभाव। तो 30 याद रखिए क्या है, रेडियो तरंगे। ठीक है, रडार क्या करती है, रेडियो तरंगे की जो है फिर परावर्तन पर कार्य करते हैं। हम जब रेडियो तरंगे पढ़ेंगे, हालांकि ये जैसे हम वेव्स देखें, वेव्स के दो पार्ट है कि मैकेनिकल वेव्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स, जिसमें से विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं और दूसरा यांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ देखे हैं। ठीक है, उनमें से अनुदैर्ध्य तरंगे होती है जो साउंड है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, उसको हम पढ़े नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, रेडियो तरंगों की, तो ये हम बाद में देखेंगे। इसका आंसर ये है, हालांकि इसको पढ़े नहीं है, फिर से क्वेश्चन आ गया क्योंकि इसका पार्ट है, वेव्स का पार्ट है, इसलिए आ गया। और वेव्स का पार्ट साउंड भी है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, बाद में जब पढ़ेंगे तो इसको आप क्लियर हो जाएगा और अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन उसी समय में करूंगा। चलिए, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आवाज और प्रतिध्वनि के मध्य का अंतराल क्या होना चाहिए? भाई साहब, कितना सेकंड होना चाहिए? ठीक है, अगर हम किसी की प्रतिध्वनि सुन रहे हैं, किसी की आवाज सुन रहे हैं, तो कितने सेकंड के बराबर होना चाहिए? 1/3 सेकंड, 1 के बराबर, 1/3 सेकंड से कम या 1/3 सेकंड से अधिक। तो कितनी होनी चाहिए? 1/3 सेकंड के बराबर होनी चाहिए, तब हमें क्या है कि अंतराल में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या होगा, आवाज क्या होगा, सुनाई देगा। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बता चुका हूँ कि नहीं? जैसे कि यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन है लगभग, ठीक है, कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, कितने सेकंड तक? तो 1/3 सेकंड तक रहता है। ठीक है, 1/3 सेकंड कहने का मतलब 0.1, इसको अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 0.1, ठीक है, क्या होगा, 1/3 सेकंड मतलब 0.1। तो इतने सेकंड तक मैंने क्या कहा था कि आपकी जो कान है, ठीक है, आपकी जो माइंड है, आपकी जो कान है, वो क्या करेगा भाई, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इतने सेकंड तक। उसके इतने सेकंड के बाद कोई दूसरा आवाज आएगा, तब आप जो है प्रॉपर प्रॉपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन इतने सेकंड के बीच अगर कोई दूसरी आवाज आती है तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए ठीक है, जब भी मैंने एग्जांपल भी देखा कि दो मोबाइल है, दो मोबाइल ऐसे रखकर बात कर लिया, दोनों एक साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि कौन क्या बात कर रहा है। लेकिन इस 1/3 सेकंड के बाद कोई दूसरा व्यक्ति बात करता है, दूसरे मोबाइल में जो दूसरा व्यक्ति है वो बात करता है पहले व्यक्ति के बाद, तो आपको क्या देगा, आपको प्रॉपर सुनाई देगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए आप, जो इस चीज को महसूस किए भी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ध्वनि तरंगे किस कारण जो है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? इसी को क्या किया है, घुमा फिरा कर इसी को क्या किया है, क्वेश्चन पूछा गया। जब भी ध्वनि की बात होगी तो क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, ध्वनि क्या होगा, परावर्तन और टकरा के वापस आ गए। परावर्तन का मतलब क्या होता है, टकरा कर वापस आ जाता है, वही परावर्तन है। तो ध्वनि हमें कब सुनाई देगी, टकरा कर वापस आ जाएगी। ठीक है, प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि की जब भी बात होगी वो क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, इको की बात होगी तो परावर्तन होगा। चलिए, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक पृष्ठ तल की कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने देख चुके हैं। ठीक है, ये कुछ 4-5 क्वेश्चन पहले ये हमने सॉल्व किया, लेकिन उसमें क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। आप पढ़े हैं, ठीक है, आप क्या पढ़े हैं कि भाई साहब
मैंने क्या कहा था, आप पढ़े हैं कि जब आप प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए मैंने क्या कहा था, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये है 34, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 34, सुनने हेतु, प्रतिध्वनि या इको सुनने हेतु कितनी होनी चाहिए, कितनी हो चाहिए, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है और कोई सिस्टम है, कोई परावर्तन है, कोई परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, इनके बीच की दूरी मैंने क्या कहा, लगभग कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई साहब, लगभग इसकी 16.6 मीटर, या फिर इसको कहा जा सकता है लगभग 17 मीटर, ठीक है। लगभग कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर की होनी चाहिए, ये हम पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर मीटर की जगह क्या दिया गया है, आपको फिट दिया गया है। 24 फीट, 56 फीट, 100 फीट, 224 फीट, तो फीट को मीटर में आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए, आप इसको क्या करें, फीट को मीटर में चेंज करिए, ठीक है। तो एक फीट बराबर 0.305 मीटर, क्या होता है, मीटर, एक फीट बराबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक फीट बराबर इतना होता है। अगर हमें निकालना है कितना, कितना फीट, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर मैं बात करूं कितना, ऑप्शन क्या क्या दिया है, 28, 56, 100, 224। अगर याद रखिए, ये अगर 56 फीट है, मान के चलिए 56 फीट बराबर, तो 0.305 इंटू 56 अगर हम करें, इंटू 56, तो ये कितना होगा, 56, तो कितना मीटर हो जाएगा, ये 17.08 मीटर, कितना हो जाएगा, 17.08 मीटर। फीट को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, मीटर में, तो लगभग क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा भाई साहब, क्या है इसका आंसर, यही है 56 फीट। तो आपको गुमराह करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पढ़े 17 मीटर, ठीक है, और आपको पूछा गया फीट में, तो ये चीजें थोड़ा देख सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप, स्टेथो स्टेथो सॉरी स्टेथोस्कोप ध्वनि की किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्वरण, ठीक है, क्या है, ध्वरण, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण, किस सिद्धांत पर ये क्या है, कार्य करेगा। तो ध्वनि की जब भी बात आएगी, मैंने क्या कहा, परावर्तन होगा, ठीक है। स्टेथोस्कोप ये क्या है भाई साहब, आप गए होंगे डॉक्टर के पास, गए हैं कि नहीं, और डॉक्टर के पास गए हैं तो वो क्या करता है, ठीक है, वो दो इस प्रकार से लगा के बीच में इस पर आपके जो है हार्ट ध्वनि को सुनता है, ठीक है। और अब हम जानते हैं यहाँ पर जो सुनता है वो क्या क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, हम बायोलॉजी में पढ़े, लब डब, क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, लब डब, हम पढ़े हैं ना, लब डब, ये वो साउंड प्रोड्यूस कर, उसी को क्या करता है, डॉक्टर सुनता है, और उसी को हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। और वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये परावर्तन, जब भी बात आती है किसके सिद्धांत होगा, परावर्तन के सिद्धांत, ठीक है। तो ये चीजें बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, ये स्टेथोस्कोप। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, सोनार अधिकांश में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ चालकों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, किसके द्वारा लाया जाता है भाई, ठीक है।
और सोनार के प्रयोग के बारे में मैंने बताया था 36। अगर हम बात करें सोनार का प्रयोग, तो सोनार का प्रयोग बहुत सारी जगहों में होती है। ठीक है, ठीक है, जिसको ऐसे सोनार, इसको इसलिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब? साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेडिएशन, एंड रेडिएशन। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें आपने देखे थे कि ये किसका भाग है? पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगे। और परश्रव्य तरंगी में सोनार का यूज क्या किया जाता है? जैसे पनडुब्बी, पनडुब्बी को ढूंढने के लिए, ढूंढने, ठीक है, समुद्र, समुद्र की गहराई मापने के लिए, पनडुब्बी को ढूंढने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, वगैरह वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो खासकर इसका यूज कहाँ हो गया? इसका मतलब नौ संचालकों द्वारा इसका किया जाता है। ठीक है, तो ये सोनार याद रखिए, साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो समुद्र की गहराई को ढूंढने के लिए, कितनी गहराई है समुद्र में, पनडुब्बी को ढूंढने के लिए कहा जाता है। चलिए, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? सेबिन। ठीक है, लाप्लास, न्यूटन, डॉपलर। तो इसका याद रखिए सेबिन है। आई थिंक इसको नहीं पढ़ाया था, ठीक है, नहीं बताया था। ठीक, तो मैंने कहा एक दो क्वेश्चन होंगे तो मैंने नहीं बताया। और मैंने कहा अनुरणन कॉल, अनुरणन कॉल कहने का मतलब कि जो इको साउंड है, इको साउंड की जो अंतिम जो चरण होते हैं, इको साउंड का जो खत्म होने का जो चरण होता है, ठीक है, उस उसी के बीच को हम क्या कहते हैं? अनुरण का, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट परातक प्रोसेस से टकरा कर किया जाता है। लेकिन सेबिन के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। गंजहीन हॉल, गंजहीन हॉल का अनुरणन क्या होता है? देखिए, गंजहीन हॉल का अनुरणन काल ये भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पढ़ाया, तो उसको मैं जब होगा पढ़ाऊंगा या फिर बाद तब उसको मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चन है, आई थिंक 52 क्वेश्चन है, तो टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको नहीं बताया था, बताने में बहुत समय लग जाएगा, 15-20 मिनट, तो वो उसको भी कंप्लीट करना है। तो एक दो क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, गंजहीन कॉल क्या है इसको हम बात करते हैं, करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए, इसका आंसर है 0 सेकेंड का अनुरणन क्या होता है? 0 सेकेंड, 0 सेकेंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये तो मैंने बताया ही था। जब सेना पुल को पार करती है, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखा रहा? चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिला कर ले चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा होता है। ऑप्शन एक। ठीक है, ऑप्शन बी, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पैर टूटने का खतरा होता है। ऑप्शन सी, डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा होता है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए, सैनिकों का मैंने बताया था, एक बताया था अनुनाद, सबसे लास्ट में मैंने बताया था क्या होता है? अनुनाद। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 39, 39, 39 मैंने क्या कहा था? अनुनाद। और अनुनाद क्या कहा था? ठीक है, कि आयाम बढ़ने से, ठीक है, अनुनाद क्या कहा था? कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया था, किसका एग्जाम्पल? सैनिकों के, सैनिक परेड, सैनिकों के परेड की एग्जाम्पल दिया था। और सैनिकों के जो परेड में, सैनिकों के
परेड में आप जानते हैं इस प्रकार से सैनिक जो है इस प्रकार से क्या है परेड करते हैं। तो परेड करते हैं तो पैर को एकदम इस प्रकार से क्या है जमीन पर एकदम जोर जोर से क्या करते हैं भाई साहब, ठीक है, पटकते हैं जोर जोर से। और मान के चलिए अभी बात करें पुल की, अगर ये क्या है पुल है और पुल है, ठीक है, और जितना ज्यादा आप जो है पैर को पटकेंगे उनका अनुनाद ज्यादा होगा। और अनुनाद क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जो उसको आयाम है इसमें क्या होता है आयाम बढ़ जाता है, इसका एम्पलीट्यूड जो है क्या है आयाम क्या हो जाता है भाई साहब, यहाँ पर वृद्धि हो जाता है। जब आयाम के वृद्धि से आयाम क्या हो जाता है यहाँ पर बढ़ जाता है, ये आयाम है ये आयाम है ये आयाम है, ठीक है, जो आयाम है एम्पलीट्यूड है उसकी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण से, ठीक है, जिसके कारण से पुल टूटने का क्या होता है डर होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने पड़ते जब पुल पार करना होता है, ठीक है, क्या है पुल पार करना होता है। तो ये चीज याद रखिए, तो पुल पैरों से उत्पन्न पुल टूटने का खतरा होता है, ये चीजें याद रखिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीन पर ये रहा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों की कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है किसके कारण से, अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, व्यतिकरण के कारण, या विवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या है अनुनाद के कारण, जैसे हमने देखे, ठीक है, अनुनाद आयाम बढ़ेगी, ठीक है। चलिए तो ये 40 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, ऑप्शन सी ही तक दिया है क्या ये? चलिए कोई दिक्कत नहीं। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठा श्रोता इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण क्या है, ठीक है। जब किसी दो लाउड स्पीकर जो है पास पास बैठे रहते व्यक्ति को जो है साथ साथ बजते तो सुनाई नहीं देती, इसका क्या, ठीक है। तो इसका आंसर है व्यतिकरण, ठीक है, क्या है व्यतिकरण, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन कौन से नंबर 42 क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं घूम फिरा कर, हम आपसे वही पूछा गया है, ठीक है। उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं लाफ्टर इफेक्ट। लाफ्टर इफेक्ट मतलब एक तरफ दूर जा रहे आवाज को, ठीक है, महसूस करते हैं, पास आ रही आवाज को हम महसूस करते हैं, ठीक है, एक आभास लगता है हमें, तो उसी को क्या कहा गया है, उसी को कहते हैं डापलर इफेक्ट। यह पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग और रक्त तरंग, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो और रक्त तरंग, अब जब तरंग पढ़ेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। निम्नलिखित तरंग राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण, ठीक है, जो रोड में लगे रहते हैं ना रेड कलर का जो मार्क वगैरह लगा रहता है, जो एक्सीडेंट वगैरह ना हो उसके लिए कौन से तरंगे का जो यूज किया जाता है उसके लिए जो और तरंगे, ये जब तरंगे वाला पार्ट पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे, इसमें खैर एक दो क्वेश्चन आगे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होगी, तो 0 डिग्री वायु में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 100 डिग्री वायु में, ऑप्शन सी जल में, या ऑप्शन डी लकड़ी में, ठीक है, क्या है ऑप्शन डी लकड़ी में। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में ज्यादा होती है, फिर उसके बाद द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। तो यहाँ पर ठोस कौन है भाई साहब, जाहिर सी बात है ठोस लकड़ी है, तो इसमें होगी, तो कोई जो है आपको
इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य से संचरण नहीं कर पाती? शून्य में संचरण, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग। ठीक है, शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब ऐसे तरंग जहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब माध्यम ही नहीं है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगी है, उसका आंसर क्या है? जब माध्यम में ट्रेवल, माध्यम के बिना ट्रेवल नहीं करती, तो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, मतलब उसमें माध्यम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है ध्वनि के कंपन उत्पन्न के कारण, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने के कारण, ध्वनि की समुद्र गहराई मापने के लिए। इको साउंडिंग या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इको साउंडिंग का प्रयोग, इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एकॉर्टिक, एकॉर्टिक विज्ञान या एकॉर्टिक साइंस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है, या धातु से संबंधित है? देखिए, स्कॉटिक जो है, एकॉर्स्टिक जो है क्या है भाई साहब, ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, इसके फिजिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का एक शाखा है, और इस भौतिक विज्ञान की इस शाखा में किस चीज क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें ध्वनि से रिलेटेड, ध्वनि का जो इको साउंड है, ध्वनि का जो है श्रव्य तरंगे है, पराश्रव्य तरंगे है, अश्रव्य तरंगे है। ठीक है, ये सारी चीजों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसी विज्ञान को हम क्या कहते हैं? एकॉटिक विज्ञान। जैसे हम साइंस में पढ़े हैं, जैसे अगर हम बात करें बायोलॉजी में, बायोलॉजी में हम दो पढ़ते हैं, एक तो जूलॉजी पढ़ते हैं और एक बॉटनी पढ़ते हैं। तो जूलॉजी क्या हो गया? आपके बायोलॉजी का एक शाखा है, ब्रांच है। जूलॉजी जो है बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है, और जूलॉजी में हम जंतुओं की अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में मतलब जंतुओं की अध्ययन करते हैं, उसको जूलॉजी कहते हैं। और बॉटनी मतलब जो है पादप विज्ञान जिसको कहा जाता है, हिंदी में जो है किसको क्या कहते हैं? बॉटनी को पादप विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जंतु विज्ञान में या जूलॉजी में हम किसके अध्ययन करते हैं? हम जंतुओं के अध्ययन करते हैं। और बॉटनी या फिर पादप विज्ञान में हम किसके अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों के अध्ययन करते हैं। और दोनों क्या है? दोनों जीव विज्ञान की शाखा है, दोनों बायोलॉजी की शाखा है। तो उसी प्रकार हम जानते हैं कि अगर बात करें कि फिजिक्स है, फिजिक्स एक जो है क्या है? सब्जेक्ट है, और उसी का एक ब्रांच है, उसी का एक शाखा है एकॉटिक। और इस किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। यहाँ ध्वनि से रिलेटेड जो बातें होती हैं उसका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 48, 48 क्या बोल रहा है भाई? 48 क्या बोलना चाहता है कि ध्वनि की प्रबलता, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है? लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है? किस समय पर डिपेंड करता है? आयाम पर डिपेंड करता है? वेग पर, लंबाई, तरंग लंबाई पर, किस पर डिपेंड करता है? चलिए, तो ध्वनि की जो प्रबलता है 48 ना, 48, 48, तो हम ध्वनि, ध्वनि की प्रबलता जिसको हम कहते हैं लाउडनेस, लाउडनेस। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसने भाई साहब? आयाम के। किसके? आयाम के। आयाम कहने का मतलब है ये क्या है? ये आपका आयाम। क्या है आपका? ये आपका आयाम। जब आयाम बढ़ जाएगा, जब का जब आपका आयाम बढ़ जाएगा, ठीक है, आयाम इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका क्या होगा? लाउडनेस भी इंक्रीज होगा, लाउडनेस भी इंक्रीज होगा।
जब आपका आयाम घटेगा तो आपका लाउडनेस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो हम जोर से, मैं बोल रहा हूँ एकदम जोर से चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, तो आयाम बढ़ रहा है, ध्वनि का आयाम बढ़ रहा है और आपको सुनाई भी जोर से दे रहा है। लेकिन मैं कम बात कर रहा हूँ एकदम नॉर्मल, तो आयाम घट रहा है और मेरा लाउडनेस कम हो रहा है। ठीक है, ध्वनि आपको कौन सुनाई दे रही है, तो ये चीज मैंने समझाया था प्रॉपर। ठीक है, तो ये याद रखिए किस पर डिपेंड करता है, आयाम पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है। चलिए 49 का आंसर दीजिए। ध्वनि की तारता नहीं तारत्व है, पिच है। एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्वनि की तारता नहीं तारत्व, पिच। ध्वनि की पिच निर्भर करती आयाम, आवृत्ति या कला या किस पर, किसी पर भी नहीं। तो ये भी मैंने बताया था। 49 की अगर बात करें, 49, तो ध्वनि की तारत्व, ध्वनि की क्या है, तारत्व, या जिसको कहा जाता है पिच। तो ध्वनि की तारत्व या पिच की बात करें तो पिच पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, फ्रीक्वेंसी। मैं इसको पूरा लिख देता हूं, एक लिख के छोड़ दिया तो ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका पिच भी बढ़ेगा, और पिच बढ़ेगा इसका मतलब पिच हाई होगा, मतलब आपकी आवाज जो है पतली होगी और दूर तक जाएगी। ये लड़कियों में मैंने बताया था। और पिच जहां पर अगर घटेगी, इसका मतलब क्या, आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा तब पिच घटेगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगा इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कम होगा इसका मतलब क्या है, हमें जो है आवाज थोड़ा कम दूर तक जाएगी। और ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है भाई, पिच, ध्वनि का जो हमारा जो है पिच किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। ठीक है, द पिच ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, किस पर, आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जब यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति श्रव्य सीमा से कम होती है तो कहलाती है, यांत्रिक तरंगों की जो आवृत्ति है श्रव्य सीमा से कम होती है। ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इंफ्रासोनिक कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया 50, 40 क्वेश्चन, ये है 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जब यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति शब्द सीमा से अधिक होती है, तो एक तो होता है इंफ्रासोनिक और दूसरा होता है, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। तो ये भी याद रखिए। 52 क्वेश्चन, और ये क्या है, अंतिम क्वेश्चन आज का। क्या है भाई साहब, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, ये आपके स्क्रीन पर क्या बोला गया है कि अनुनाद पर हवा में स्थित कंपित वस्तु के आयाम हो जाती है। अनुनाद पर हवा में स्थित कंपित वस्तु के आयाम हो जाती है। अनुनाद से क्या होता है, क्या होता है, अगर मैं बात करूं 52 से, तो अनुनाद से क्या होता है, अनुनाद मतलब हम जोर जोर से पैरों को अगर पटक रहे तो वो अनुनाद है। ठीक है, जोर जोर से अगर पैरों को पटक रहे हैं तो अनुनाद है। तो अनुनाद क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम की, और आयाम जैसे बढ़ जाएगी, आयाम बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, आयाम जब बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो क्या है, अधिकतम होगा। ठीक है, तो आयाम पर डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, हवा में कंपित की आयाम हो जाती है, क्या हो जाता है, अधिकतम। जब आयाम यहाँ पर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयाम बढ़ेगा तो अनुनाद बढ़ेगा। ठीक है, और आयाम घटेगा तो अनुनाद घटेगा। ठीक है, जाहिर सी बात। तो इसमें पूछा क्या गया है, आयाम हो जाती है एकदम जोर से, तो ये अधिकतम हो जाती है।
ठीक है, जो से हम जो है पटकेंगे पैरों को तो अनुनाद बढ़ जाएगी, तो आयाम बढ़ जाती है, तो अनुनाद के यहाँ अधिकतम हो जाती है। ये चीजें याद रखें, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब बातें करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ये आज का सेशन हो गया।